कहानी के शुरुआत में लूका कहता है, अगर फुई शाओ का तीर आपको नहीं लगता और हम आपको वहाँ से लेकर नहीं निकलते तो हम और हमारी पूरी सेना को वहीं पे खत्म कर दिया जाता। गुयू कहता है, जिंगशु की सेना को हमारे भागने का रास्ता पहले से पता था, इसका मतलब शूशा से ही कोई उनका साथ दे रहा है। लूका कहता है, जो फुई शाओ को मारना चाहता है लगता है वही हमारे दुश्मन का साथ दे रहा है। गुयू कहता है, पक्का नहीं कह सकते लेकिन ऐसा हो सकता है और लगता है फुई शाओ को उनका कोई बड़ा राज पता चल गया था, इसीलिए वो उसे मारना चाहते हैं। अगर हम उसे पकड़ ले जो फुई शाओ को मारना चाहता है तो हम उसे भी पकड़ लेंगे जो शूशा के साथ विश्वासघात कर रहा है। लूका कहता है, ये पक्का वो प्राइम मिनिस्टर जुआंग का काम है। गुयू कहता है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। युवराज, अब हमें क्या करना चाहिए? शोइजी कहता है, जो लोग हमारा पीछा कर रहे थे वो अब तक यहाँ तक पहुँच चुके होंगे, उनके ऊपर नजर रखो। फिर सीन चेंज होता है जहाँ डॉक्टर फुई शाओ को चेक करता है और शोइजी को आके बताता है उनके हाथ का नर्व डैमेज हो चुका है, पूरी तरह ठीक करना बहुत ही मुश्किल है। शोइजी डॉक्टर को अपनी दवाई देके कहता है, अगर हम इसे यूज करें तो? डॉक्टर कहता है, ये एक्सटर्नल यूज के लिए अच्छा है और आपके तीर के घाव के लिए चमत्कार काम किया था, लेकिन फुई शाओ के लिए ये काम नहीं करेगा। शोइजी कहता है, उसके लिए बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन का इंतजाम कीजिए, कुछ भी करके मेरी प्यारी कॉन्क्यूबाइन का हाथ ठीक कीजिए। डॉक्टर कहता है, जरूर। उसके बाद शोइजी फुई शाओ के पास आके बैठता है और कहता है, मैंने तुम्हें कॉन्क्यूबाइन कहा है इसलिए गुस्सा मत हो, असल में मेरे इस मैंशन में तुम अकेली औरत हो और बाकी कुछ गिने चुने मेड्स हैं। फुई शाओ टीज करते हुए कहती है, गुस्सा क्यों होंगी, आपने अपनी कीमती मेडिसिन मुझे जो दिया है। असल में ये दोनों लवर्स बनने का नाटक कर रहे थे ताकि किसी को फुई शाओ के असली पहचान के बारे में पता न चले। शोइजी लूका और गुयू को कहता है, जाओ डॉक्टर शू को छोड़ के आओ। वो लोग बाहर चले जाते हैं। फुई शाओ कहती है, तुम इसे कोऑपरेट करना कहती हो, तुम तो बस मेरी बेइज्जती कर रही हो। शोइजी कहता है, कॉन्क्यूबाइन की टाइटल तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है, मेरे मैंशन में कोई भी औरत नहीं है, अचानक से तुम्हें यहाँ ले आया हूँ, लोगों को शक होगा इसीलिए ये नाटक किया। फुई शाओ कहती है, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। शोइजी मेट्स को अंदर बुलाता है और कहता है, मेरी पत्नी की अच्छे से सेवा करना, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। वो मेट्स कहते हैं, हम आपके कपड़े बदलने में मदद करेंगे। फुई शाओ कहती है, चली जाओ यहाँ से। सारी मेट्स रिक्वेस्ट करने लगती है कि जब तक आप कपड़े नहीं बदलेंगी हम ऐसे ही सर जमीन पर मारते रहेंगे। ये देख के फुई शाओ मान जाती है और ये सारी बातें बाहर से शोइजी सुन रहा होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ बाहर शोइजी फुई शाओ के लिए इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पे फुई शाओ तैयार होके आती है और कहती है, आखिर इस सब का मतलब क्या है? शोइजी कहता है, बस तुम्हें घुमाने ले जा रहा हूँ। फुई शाओ कहती है, अगर मैं मना करूँ तो? तभी लूका डॉक्टर शू का दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने लगता है जो फुई शाओ के लिए डॉक्टर शू ने दिया था, जिसमें बहुत ही दुर्लभ और एक्सपेंसिव जड़ी बूटियों का जिक्र था। शोइजी कहता है, ये जड़ी बूटियाँ इतनी दुर्लभ है कि तुम इसे पैसों से भी नहीं खरीद सकती, लेकिन मैं ये सब तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल से इकट्ठा कर रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं कर सकती? फुई शाओ मान जाती है और उसके बाद वो लोग मार्केट की तरफ निकल जाते हैं। मार्केट में इन दोनों को साथ देखकर लोग बात करने लगते हैं कि अरे ये औरत कौन है, हमारे साथ कौन है? फुई शाओ ये सब सुन के तंग आके कैरेज से बाहर आके शोइजी के साथ बैठ जाती है। शोइजी कहता है, मुझे पता था तुम वहाँ चुपचाप नहीं बैठोगी। फुई शाओ कहती है, तो तुम मुझे यहाँ लोगों को दिखाने ले आए थे? शोइजी कहता है, अफवाह सुन के वो और अफवाह ना फैलाए इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही उन्हें दिखा दूं। फुई शाओ शोइजी के गले में एक हेयर पिन पकड़ के कहती है, असल में तुम कुछ लोगों को ये दिखाना चाहते हो कि मैं फुई शाओ जिंदा हूँ। शोइजी कहता है, अगर पता है तो पूछ क्यों रही हो? फुई शाओ कहती है, तुम मुझे बस चारा बना के इस्तेमाल कर रहे हो। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हम लिंग को शूशा एंटर करते हुए देखते हैं। फिर हम एक आदमी को फुईजी का रास्ता रोकते हुए देखते हैं। उस आदमी का नाम होता है याओ मुरांग, मार्कियोस मुरांग का बेटा। मार्कियोस मुरांग असल में राजा का बहुत ही खास आदमी है। वो कैरेज से निकलता है और उसके पीछे पीछे 4 और लड़कियां भी निकलती है। यहाँ हमें पता चलता है याओ असल में सुईजी का बचपन का दोस्त है। और उसके साथ 4 लड़कियां क्यों है? क्योंकि वो थोड़ा प्ले बॉय टाइप का है। याओ सुईजी से पूछता है, तुम्हारे साथ ये खूबसूरत औरत कौन है? सुईजी कहता है, ये मेरी पत्नी है। याओ कहता है, मैंने सुना है तुम्हें तीर लगा था और तुम मरने के कगार पे थे और तुमने मुझे इस सब के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। वो गुस्सा होके फुई शाओ के कैरेज में जाके बैठ जाता है और कहता है,
अब मैं तुम्हारे मैंशन जाऊंगा। तभी मार्केट में भीड़ को फॉलो करते हुए लिंग को फू ईशाओ दिख जाती है। लिंग फू ईशाओ को देख के आवाज लगाती है। फू ईशाओ लिंग को आके पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बच्चे भाग के फू ईशाओ के पास आते हैं, बट फू ईशाओ उन्हें नहीं पहचान पाती। वो बच्चे ये देख के रोने लगते हैं। शुइजी ये सब देख के उन बच्चों को कहता है, तुम लोग बहुत दूर से आए हो, मेरे मैंशन चल के आराम कर लो, फिर बात करेंगे। तभी फू ईशाओ की नजर उन असासिन्स पर जाती है जो चुपके से उन पर नजर रख रहे होते हैं। वो ये सब देख के वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ गुयू भी उन असासिन्स पर नजर रख रहा होता है, वो भी उनके पीछे जाता है। फिर सीन चेंज होता है मैंशन में, जहाँ लिंग उन बच्चों को समझाती है कि तुम्हारी मास्टर फू ईशाओ की याददाश्त चली गई है, इसलिए वो तुम लोगों को पहचान नहीं पा रही। ये सुन के वो बच्चे रोने लगते हैं। फू ईशाओ कहती है, तुम लोगों ने कहा कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? वो बच्चे कहते हैं नहीं। फू ईशाओ कहती है, फिर तो ये एक तरफा कहानी हुई, मैं तुम लोगों पर यकीन नहीं कर सकती, जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। तभी वहाँ पे शुइजी आता है और कहता है, मेरा मैंशन बहुत बड़ा है, तुम लोग यहाँ आराम से रह सकते हो, मैं तुम्हारी मास्टर की तरह बेरहम नहीं हूँ। वो बच्चे कहते हैं, हमारी मास्टर के बारे में बुरा भला मत बोलो। उसके बाद शुइजी उन लोगों को दावत देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ फू ईशाओ लिंग से पूछती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? लिंग कहती है, वो बच्चे तुम्हें ढूंढते हुए इतनी दूर अकेले आ रहे थे, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। फू ईशाओ कहती है, सिर्फ इतना ही? लिंग गुस्सा होके कहती है, तुम मुझ पर शक कर रही हो? जो भी हो, मेरा काम था उन बच्चों को तुम तक पहुंचाना, जो मैंने कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ। लेकिन एक बात और, शुइजी से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है, वो कब क्या करता है किसी को नहीं पता। फू ईशाओ कहती है, मुझे तुम पर यकीन है। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ शुइजी अपने बचपन के दोस्त याओ को सारी बात बता देता है, इंक्लूडिंग फू ईशाओ जिनशू की सेनापति है। याओ ये सारी बातें सुन के कहता है, दुश्मन को अपने इतने करीब रखना खतरे से खाली नहीं। शुइजी कहता है, मैं सब संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। याओ कहता है, ठीक है, मैं असल में यहाँ तुम्हें अलविदा कहने आया था। महाराज ने मेरे पिता को उत्तर को गार्ड करने के लिए भेजा है, इसलिए मुझे भी उनके साथ जाना होगा। लेकिन मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो सेना को कैसे लीड किया जाता है ये भी पता नहीं, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है। आखिर मैं अपने पिता का इकलौता बेटा जो हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शुइजी लूका से पूछता है, क्या असासिन्स दोबारा दिखे? लूका कहता है, वो असासिन्स मार्केट में फू ईशाओ पर अटैक करने ही वाले थे, तभी वहाँ पे याओ आ गया था और वो असासिन्स पीछे हट गए थे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, गुयू अभी भी उनका पीछा कर रहा है। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ लिंग फू ईशाओ का हाथ चेक करती है और कहती है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारा हाथ ठीक हो जाए, लेकिन पक्का कुछ कह नहीं सकती। फू ईशाओ कहती है, शुक्रिया। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ शुइजी को गुयू आके बताता है कि उन असासिन्स में से 4 लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और वो लोग अब सिटी के बाहर है। उन्हें शक न हो जाए इसलिए सिटी के बाहर उनको फॉलो नहीं किया, और उनका तरीका देख के लगता है वो जिनशू के सीक्रेट गार्ड है। लूका कहता है, वो तो प्रिंस जिंगशी के अंडर काम करते हैं ना, इसका मतलब प्रिंस जिंगशी फू ईशाओ को मारना चाहता है, और अगर ऐसा है तो उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? शुइजी कहता है, चीजें इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लूका कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? शुइजी कहता है, जिस तरह से वो लोग अभी भी फू ईशाओ के जान के पीछे पड़े हैं, लगता है फू ईशाओ को उनका कोई बड़ा राज पता है। उन असासिन्स के पास फू ईशाओ को खत्म करने के लिए बस एक मौका है, हम उसी मौके पे उन असासिन्स को खत्म कर देंगे। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ वो बच्चे मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे शुइजी आता है और कहता है, बहुत अच्छे, लेकिन इससे तुम अपने मास्टर की रक्षा नहीं कर सकते। वो बच्चे कहते हैं, तुम्हें उससे क्या? शुइजी कहता है, मैं तो सिर्फ हेल्प करना चाहता हूँ, मेरे पीछे आओ। एक बच्चा शुइजी के पीछे जाता है। वो लोग हथियार वाले रूम में एंटर करते हैं, जहाँ बहुत से हथियार थे। ये देख के वो बच्चा बहुत ही खुश हो जाता है। शुइजी कहता है, अपने मास्टर की तरह बेहतर बनना चाहते हो तो तुम्हें पहले एक हथियार चुनना होगा जिसमें तुम्हें माहिर बनना होगा। वो बच्चा कहता है, जैसे मेरे मास्टर ने तीरंदाज में महारथी हासिल की वैसे। शुइजी कहता है, तुम अपने मास्टर के बारे में बहुत कुछ जानते हो। वो बच्चा कहता है, मैं बचपन से उनके साथ हूँ, मैं और मेरे दोस्त हम तीनों ही अनाथ है। हमारे पापा और अंकल मास्टर की सेना में सेनापति थे। एक युद्ध में वो शहीद हो गए। उसके बाद मास्टर ने हमें अडॉप्ट कर लिया। मास्टर ने हमें मार्शल आर्ट्स सिखाया ताकि हम खुद की रक्षा कर सके। शुइजी अपने मन में सोचता है, तो फू ईशाओ ने इन बच्चों को अडॉप्ट किया है। उसके बाद शुइजी उस बच्चे को एक खंजर देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए एक तोहफा। तभी वहाँ पे लूका आके बताता है, जिनशू से मैरिज प्रपोजल आया है। शुइजी पूछता है, मैरिज प्रपोजल?
किसके लिए? शुईजी समझ जाता है कि ये उसकी बहन के लिए ही आया है। वो गुस्से में पैलेस की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हम उन बच्चों को उस खंजर को लेके लड़ते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे फुई शाओ आ जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, बट तभी एक बच्चा गिर जाता है और उस बच्चे के हाथ में चोट आ जाती है। उस चोट को देख के फुई शाओ को अपनी पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है, जहाँ वो देखती है कि कैसे उसने पास्ट में उन बच्चों को अडॉप्ट किया था और उन्हें पाला पोसा था। तभी उसे फ्लैशबैक में 2 आदमी दिखते हैं, बट उनका चेहरा धुंधला था। तभी फुई शाओ बेहोश हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है राज दरबार में, जहाँ मंत्री 1 कहता है जिनशु ने मैरिज प्रपोजल भेजा है, इसका मतलब वो शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं। मंत्री 2 कहता है अगर ऐसा है तो वो अपनी प्रिंसेस मैरिज के लिए यहाँ क्यों नहीं भेजते? शूशा की सिर्फ एक ही प्रिंसेस है जो महाराज की बहुत ही प्यारी है। मुझे नहीं लगता सिर्फ शांति के लिए हमें हमारी प्रिंसेस वहाँ भेजना चाहिए। तभी वहाँ पे शुईजी आता है। महाराज शुईजी को कहते हैं जिनशु ने मैरिज प्रपोजल भेजा है तुम्हारी बहन के लिए, इससे युद्ध रुक जाएगा और दोनों देशों में शांति बरकरार रहेगी। तुम्हारा क्या कहना है इस मामले में? शुईजी कहता है मेरा घाव भर गया है और मेरी सेना भी तैयार है, हम युद्ध के लिए तैयार है। मंत्री 1 कहता है पिछले युद्ध की वजह से बहुत नुकसान हुआ था, अगर फिर से युद्ध शुरू हो गई तो हम भरपाई नहीं कर पाएंगे। अगर प्रिंसेस को शादी के लिए भेज दे तो यही बेहतर होगा। बाकी मंत्रियां भी इसमें सहमति देते हैं और इससे शुईजी बहुत ही गुस्सा हो जाता है। शुईजी कहता है शूशा ने कभी शांति के लिए अपनी प्रिंसेस का सौदा नहीं किया है। शांति और अधिकार छीनना पड़ता है, उसे भीख में हासिल नहीं किया जाता। और शूशा के सभी मर्द मर नहीं गए हैं। मुझे एक औरत के बदले शांति नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर कहता है फर्स्ट प्रिंस सही कह रहे हैं, इस शादी से सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही शांति बरकरार रहेगी और अगर हमने ये मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो जिंगशु को युद्ध शुरू करने का एक मौका मिल जाएगा। सालों से चलते आए इस युद्ध की वजह से हमारे देश के लोग पीड़ा भोगते आ रहे हैं। अगर दोबारा युद्ध शुरू हो गई तो वो भूखे मरेंगे। अगर हम जिंगशु को इस शादी में दहेज के रूप में बॉर्डर के 4 सिटीज दे दे तो शांति कम से कम 3 साल तक बरकरार रहेगी। शुईजी गुस्सा होकर कहता है आप ये क्या कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर कहता है मुझे पता है युद्ध के जरिए आपने कितनी मुश्किल से ये 4 सिटीज हासिल किए थे, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं है। महाराज कहते हैं ठीक है, मैं इस बारे में सोच के बताऊंगा, तब तक प्रिंसेस को इस बारे में आगाह किया जाए। ये भी जानना जरूरी है कि उसका क्या राय है इस मामले में। राजा चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आया है तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी मुझे कमेंट कीजिए। जितना ज्यादा कमेंट होगा मुझे उतनी ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है जल्दी जल्दी एपिसोड ले आने में। और अगर आपको किसी और ड्रामे का एक्सप्लेनेशन या रिव्यू चाहिए आप मुझे उस बारे में भी बता सकते हैं कमेंट्स में। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।